everyone, welcome back to my channel Star Circle of Commerce। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके अलावा उसका फीचर, एडवांटेज, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मीनिंग, स्पेशल फीचर, उसके अलावा इसका इवैल्यूएशन में दो चीज था जिसमें एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस था, जिसमें हम लोगों ने एडवांटेजेस को कवर कर लिया था। आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस में हम लोगों ने जैसा कि देखा कि इसमें इजी टू स्टार्ट है, सफिशिएंट कैपिटल है, स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, बैलेंस डिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर, और भी बहुत सारी चीजें एडवांटेजेस में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अगर आप नहीं देखे तो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तो आज का लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो है कुछ कमियां, जो लिमिटेशन है पार्टनरशिप का, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पार्टनरशिप की क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां है, क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला बात है कि डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, डिले इन डिसीजन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, मोर एक्सपेंसेस एंड रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये अलग अलग आपको 7 पॉइंट दिखता है डिसएडवांटेज। हम लोग एक एक करके बेसिक टू एडवांस कंप्लीट पढ़ेंगे। नंबर 1, डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नो पार्टनर कैन transfer his interest in partnership without the consent of all the partner. Due to this limitation, lots of people hesitate to invest money in the partnership. कहने का मतलब ये है कि अपना मालिकाना हक या अपना इंटरेस्ट आप बिना किसी पार्टनर से पूछे हुए, बिना किसी पार्टनर के कंसल्ट के किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही एक बड़ा रीजन होता है कि बहुत से लोग पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डिले इन डिसीजन। देखिए एक बात समझिए, जहां पे एक आदमी अगर किसी चीज पे डिसीजन लेने वाला है तो ये बहुत आसान सी बात है कि हम अगर मालिक है, हमने किसी भी चीज पे हाँ ना जो भी करना है कर लिए। But suppose that there is 4 partner A, B, C, D. Okay, A, B, C available in business, but C is not available on that time जब हम लोग कोई चीज पे डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ऐसा केस में क्या होगा कि उस डिसीजन को बिना उससे परमिशन लिए, यानी बिना उसके कंसल्टेशन के हम डिसीजन को नहीं ले सकते। तो एक मसला यहाँ पे आया, तो जिस वजह से क्या होता है, डिसीजन डिले होते चला जाता है। आइए अब बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आप पूछ सकते हैं सर आप इसका एडवांटेजेस में भी बताए थे कि एडवांटेज होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, और अब इसमें लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज में भी बता रहे हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज में इसलिए बोला गया था क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी होने से पार्टनर्स ये सोचेंगे कि हमारा लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इन केस अगर मेरा बिजनेस डूब जाता है तो हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकाना पड़ेगा, तो काम अच्छे से करेंगे। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज था। बट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बिजनेस डूब जाता है, मान लीजिए डूब ही गया, ठीक है, तो डूब जाने के बाद सही मानों में पार्टनर्स को अपने प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा क्या, चौथा क्या, सॉरी, इनस्टेबिलिटी। पार्टनरशिप हैज अनसर्टेन फ्यूचर, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, इंसॉलिडिटी, इंसॉल्वेंसी, एंड ऑफ द पार्टनरशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी पार्टनर कैन एंड पार्टनरशिप बाय गिविंग अ नोटिस टू ऑल पार्टनर्स। यानी कि अगर पार्टनर्स लोग डेथ कर जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो पार्टनरशिप जो है वो बंद होने के कगार पे चला जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी होता है बड़े कंपनी के मुकाबले, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रिक्शन। देखिए एकदम सिंपल सा बात समझिए, 4 लोग हैं, एक जगह पे 4 लोग काम कर रहे हैं। कोई टॉपिक आया और उस टॉपिक के क्या, उस टॉपिक पे हम लोगों को मशवरा करना है, कंसल्ट करना है आपस में। तो एक आदमी ने बोला यस ये काम होना चाहिए, एक ने कहा नो ये काम नहीं होना चाहिए, एक का कहना है यस एंड नो बोथ, हाँ हो भी जाना भी चाहिए, नहीं, एक का कहना है कुछ नहीं। तो अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, इसमें झगड़ा का मामला बनेगा ना। क्लियर बात तो है नहीं कि कोई भी एक आदमी जो है या 2-4 आदमी सब एक जैसा बात बोल रहे, किसी का कोई राय किसी का कोई राय, तो ये एक डिसएडवांटेज है। पार्टनरशिप लैक
centralized management as every partner has a right to manage partnership. This lead to conflict and friction. All this become harmful for the future of partnership. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर एक्सपेंसेस. ठीक है, since the burden of expenditure is borne by all, not by an individual, therefore partners spend lavishly as they feel that they as individual are not alone to bear the losses. देखिए मामला ये है यहाँ पे कि मोर एक्सपेंसेस इसलिए बोला जाता है कि अब देखिए सिंगल आदमी है तो चलिए ठीक है, सिंगल एक ऑफिस है, सारा कुछ है, लेकिन अगर चार लोग हैं, चार पार्टनर, चार ऑफिस बन रहा है तो ये एक्सपेंसेस भी इसमें ज्यादा होता है. तो इसीलिए पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज ये है कि ये मोर एक्सपेंसेस है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड authority. Every partner is representative of the firm. He binds the firm for act done by him. Any dishonest or deficient partner may result losses to other partner through his misdeeds. कहने का मतलब ये है कि देखिए जहां पे चार लोग मिलकर काम करते हैं वहां पे ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर डिसऑनेस्ट हो और एक पार्टनर के डिसऑनेस्ट होने की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसका प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सारे पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, यानी कि सारे पार्टनर्स को नुकसान हो जाएगा. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है किसका, पार्टनरशिप का. तो आप इस चीज को ध्यान रखें. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. बार बार चूंकि हम लोग दो चैप्टर अभी तक कवर किए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जब हम लोग बात करते हैं वहां सिंगल ओनर था और पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा कितना है बच्चे, 50. याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आपको ये बताना है कि क्या डिफरेंस हो सकता है सर पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में. तो आइए बात करते हैं. पार्टनरशिप क्या है, 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लिया जाता है. सोल ट्रेड का कोई सेपरेट एक्ट नहीं होता है. ठीक है, पार्टनरशिप में क्या मामला है, प्रॉफिट और लॉस को हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड. और यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता क्योंकि वहां कोई पार्टनर ही नहीं है, अकेले लेता है. समझ में आ रही बात ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल. अब ये बताइए कैपिटल किस में ज्यादा है, पार्टनरशिप में, सोल ट्रेड में. पार्टनरशिप में. क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में कितने लोग हैं, दो या दो से ज्यादा 50. और सोल ट्रेड में कितने लोग हैं, मात्र एक. इसीलिए हम ये कह सकते हैं लार्जर कैपिटल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टनर, लिमिटेड कैपिटल ड्यू टू सिंगल ओनर. नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप. इट हैज वाइड स्कोप. पार्टनरशिप का स्कोप बहुत वाइड होता है. रीजन इसके पीछे क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, इसका जो स्कोप होता है बहुत लिमिटेड होता है. एग्रीमेंट. देयर एग्जिस्ट एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर. पार्टनरशिप के बीच में जो है, पार्टनर्स लोगों के बीच में एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है क्योंकि एग्रीमेंट होता है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट का कोई मामला ही नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर. देखिए हमने बताया ना कि 2 मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम कितना, 50. 2 50 2 50 याद रखो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50. और यहाँ पे नो ओनली 1 मेंबर, नो क्वेश्चंस ऑफ अदर मेंबर, ओनली 1 मेंबर. नेक्स्ट जो है सीक्रेसी. देखिए यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा 50 लोग हैं, 10 पार्टनर, 10 लोगों के बारे में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता है. हो सकता है कोई बाहर लीक भी कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल ओनर है, जो प्रॉफिट मेरा, जो लॉस मेरा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. तो ये पॉइंट आप याद रखिए. रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज डन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. नो प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन. यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग करवाएंगे और उधर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई प्रोविजन नहीं रजिस्ट्रेशन का. सॉरी, वहां पे कोई प्रोविजन नहीं है रजिस्ट्रेशन का. अप्रूवल. फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल द अदर मेंबर आर कंसल्टेड. Since there is no other member, therefore no question of approval or decision arise. अगर किसी मौजू पर आपको डिसीजन लेना है तो यहाँ पर सारे लोग से पहले कंसल्ट कीजिए. आप तैयार, आप तैयार, आप तैयार, आप तैयार, उसके बाद फिर जो है हम किसी चीज पे डिसीजन ले पाएंगे. लेकिन अगर आप सोल ट्रेड में हैं तो वहां पे किसी से आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मालिक आप खुद हैं. बात समझ में आ गई. चलिए आगे चलते हैं. देखिए एस्टैब्लिशमेंट. सम फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट. कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, बट नो फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट. एस्टैब्लिशमेंट के लिए उधर कोई भी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. क्विक ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन आर नॉट सो क्विक एंड डिसीजन आर वेरी क्विक. अभी बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट कि डिसीजन लेना जो है वो पार्टनरशिप में बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत सोल प्रोप्राइटरशिप के.
क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है और वहां पे कंसल्ट का कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक टॉपिक ले लीजिए, उसके बाद आप यहां से एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड फाइनली आप यहां ये ले लीजिए। तो समझ में आ गए बच्चों कि हम लोगों को डिफरेंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। डिफरेंस का पूरा चांसेस होता है एग्जाम में आने का, आपको मिनिमम 5 डिफरेंस तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनर्स कितने तरह के, आप सुने होंगे ऐसा कि कोई ऐसा पर्सन है जो बिजनेस में पैसा लगाया और लगाने के बाद अब बोला हम बिजनेस में काम नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा लगा देंगे, हमको प्रॉफिट देते रहेंगे। ऐसा ही बहुत सा आदमी होगा जो बिजनेस में पैसा लगाया और खट भी रहा है दिन रात। तो ये सारा चीज देखिए, दोनों में डिफरेंस हो रहा है ना। तो इसीलिए पार्टनर्स को भी कई प्रकार, कई हिस्सों में बांटा गया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ जनरल और एक्टिव पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, सेक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर्स बाय एस्टपल, लिमिटेड, माइनर, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। पार्टनर को 10 हिस्सों में बांटा गया। अब ये जो 10 हिस्सों में बांटा गया है, आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं जनरल और एक्टिव पार्टनर। आसान भाषा में हम बता दें कि हम और मेरा दोस्त जिसका नाम सोहन है, दोनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किए और हम लोग दोनों मिल करके पैसा भी लगाएं और हम लोग दोनों मिल करके काम भी कर रहे हैं, तो हम लोग कहलाएंगे एक्टिव पार्टनर। क्लियर? एक्टिव पार्टनर पैसा लगाइए और साथ साथ काम भी कीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दैट पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप बिजनेस, नॉर्मली ऑल पार्टनर डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप बिजनेस, ओनली सम ऑफ देम डू सो। मतलब कुछ ऐसे ही लोग, कुछ ही लोग होते हैं जो लगा के पैसा काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा लगा दिए लेकिन काम नहीं करना, हमको प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो देते रहिए। ठीक है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा दिया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं और मोहन तो मेरा पार्टनर था, सॉरी मैं और सोहन, लेकिन मैंने राम को भी अपना पार्टनर में जोड़ लिया। लेकिन राम बोला हम काम नहीं करेंगे, हम पैसा लगा दे रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा हमको पहुंचा दीजिएगा। हम बोले ठीक है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं और जो सोहन है ये लोग जनरल एक्टिव पार्टनर है, लेकिन हमारा दोस्त जो राम आया उसको हम लोग बोलेंगे कौन पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर। पैसा लगाया लेकिन काम आकर के बिजनेस में नहीं करेगा। ठीक है, दैट पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस, सच पार्टनर इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस एंड गेट देयर फिक्स्ड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट बट डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट पे, सेक्रेट पार्टनर, द पार्टनर हु पार्टिसिपेट इन पार्टनरशिप सेक्रेटली विदाउट नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी। बिना थर्ड पार्टी के नॉलेज के अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रेट पार्टनर। बट इफ थर्ड पार्टीज कम टू नो अबाउट इट, ही बिकम लायबल टू देम लाइक अदर पार्टनर। बात समझ में आ गया? नॉमिनल पार्टनर, सम पर्सन ओनली गिव देयर नेम एंड गुडविल टू अ पार्टनरशिप। ठीक है, they do not share its profit, they are only namesake partner, these partner are called nominal partner but they are liable to third parties like other partner। अब आप सर बोलेगा इसका एग्जांपल एक तो दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखेंगे क्रिकेट का एकेडमी बहुत जगह पे आजकल खुल रहा है, लोग क्रिकेट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। कहीं पे क्रिकेट एकेडमी खुला और मान लीजिए आप ही ने कहीं पे क्रिकेट एकेडमी खोला और आप बुला लिए कि इसको विराट कोहली को ओपनिंग करने के लिए, और विराट कोहली आता माइक में बोलते ये मेरा ही क्रिकेट ग्राउंड है। तो अब देखिए ऐसा मामला में क्या होगा, लोग एकदम इंटरेस्ट ले लेंगे आपके यहाँ आने के लिए। बोले विराट कोहली का, हो सकता है विराट कोहली आए, हो सकता है विराट कोहली ट्रेंड करे, हो सकता है ऐसा, समझे कि नहीं? तो वो क्या कर रहा, सिर्फ अपना गुडविल दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, तो उस पार्टनर को कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। क्लियर? पार्टनर बाय एस्टपल। ठीक है, when a person present himself as a partner of firm believing it true third parties lend money or goods to firm, then such a person will be liable to those parties of firm behalf. Such partners are called partner by estoppel and their liability is also unlimited। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई थर्ड पार्टी लोन देता है, ठीक है, या फिर फर्म को कुछ सामान दे देता है, ठीक है, वो पार्टनर जो है पार्टनर बाय एस्टपल कहलाता है, ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर, इसको अनलिमिटेड पार्टनर मतलब ये इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। और अब बात करते हैं लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर का मतलब पैसा तो लगाया लेकिन फर्म अगर डूब जाता है
तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके पैसा नहीं देगा, आपको ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ द पार्टनर्स हुज लायबिलिटी फर्म इज अनलिमिटेड अप टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय हिम such partner do not have a right to take part in business of the firm, यानी कि उसने पैसा तो लगाया है लेकिन उसका लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, उसका पैसा डूबने का कोई मतलब उसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके चुकाना नहीं पड़ेगा। तो आप ये चीज भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइनर पार्टनर। अ माइनर इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, thereof he cannot become a partner of firm, but a minor can be admitted to a partnership on the basis of limited and sharing of profit only, not for losses. A minor cannot enter into contract on behalf of firm, his personal property cannot be used to pay firm liability। सबसे पहले तो आप माइनर का मतलब समझ लीजिए। माइनर का मतलब होता है अवयस्क, बच्चा। अगर किसी बच्चा को आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो वो पार्टनर तो आपके बन जाएगा, पैसा तो लगा देगा, लेकिन वो उसका जो प्रॉफिट होगा वो फिक्स होगा और उसका कोई भी लॉसेस नहीं होगा। अगर आपका फर्म में लॉस में भी जाता है तो उससे उसको मतलब नहीं है, उसका जो प्रॉफिट फिक्स कर दिया गया है उतना उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस का कोई मामला वहां पे नहीं आएगा। तो आप इस बात को एकदम ध्यान से समझे कि माइनर पार्टनर का मतलब अवयस्क पार्टनर होता है जो कि लॉस में भागीदारी नहीं लेगा लेकिन प्रॉफिट में उसका भागीदारी फिक्स होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। पार्टनर्स बाय होल्डिंग ऑन, इफ अ पार्टनरशिप फर्म शोज to public about a particular person as its partner and that person does not deny this fact, how he is not a partner in reality, he become liable to third parties who deals with the firm on not this impression that he is partner. The partners are called a partners by holding out। ऐसा पार्टनर जो कि पार्टनर नहीं है लेकिन क्या होता है कि वो पार्टनर्स की तरह आकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको बोला जाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर, सिंपल सा बात है। अभी हम लोग कितने पार्टनर थे, मैं था, सोहन था और मैंने राम को लिया था। अगर एक और नया पार्टनर को हम लोग ले लेते हैं तो उसको बोलेंगे, या आने वाला होता तो उसको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर व्हेन अ पार्टनर एडमिट in when a partner admitted in a going on partnership, he is called incoming partner। और अगर कोई पार्टनर बिजनेस से जाना चाहता है, ठीक है, तो उसको रिटायरिंग पार्टनर बोला जाता है, जिसको आउटगोइंग पार्टनर बोला जाता है। इफ अ पार्टनर वांट टू लीव पार्टनरशिप, his shares in repaid to him by continuing partner, this partner is called outgoing partner। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन और जो भी कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है उसको लेकर के पूरा कंप्लीट इंशाअल्लाह ताला कवर कर लेंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देख लो मेरे बच्चों, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।